एक ऐसी वॉर जिसमें लाखों लोग मारे गए और जिसमें खून की नदियां बह गईं। इतिहास की सबसे खतरनाक वॉर, ग्रीको टर्किश वॉर। इस जंग में दोस्तों एक तरफ ऑटोमन एम्पायर तनहा खड़ा था, वहीं दूसरी तरफ ग्रीस के साथ उस वक्त की सुपर पावर्स ब्रिटेन, रशिया और फ्रांस खड़े थे। दोस्तों ऑटोमन एम्पायर के खिलाफ ग्रीस, फ्रांस, रशिया, ब्रिटेन इन चारों देशों ने अलायंस बना ली और ऑटोमन एम्पायर ने इन चारों देशों से एक साथ वॉर लड़ी। लेकिन कैसे और इन तीनों सुपर पावर्स ने ग्रीस का साथ क्यों दिया? ऑटोमन एम्पायर की पहली मॉडर्न आर्मी जिसने इन यूरोपियंस से बड़ी ही बहादुरी से जंग की, और वो कौन सी ऐसी सुपर पावर थी जिसने ग्रीको टर्किश वॉर की शुरुआत करवाई? ग्रीक्स के 3 ऐसे कमांडर जिन्होंने ऑटोमन एम्पायर को हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म करने के लिए और बिजेंटीन एम्पायर को दोबारा खड़ा करने के लिए एक मॉडर्न ग्रीक फौज तैयार की। दोस्तों ग्रीको टर्किश वॉर में 30 से ज़्यादा बड़ी और ख़तरनाक जंगें लड़ी गई। हम इन सारी वॉर्स को डिटेल्स में जानेंगे और फाइनली ग्रीको टर्किश वॉर को हम सुल्तान अब्दुल हमीद के दौरे हुकूमत तक की पूरी डिटेल्स देखेंगे। मैं मोहम्मद अनस स्वागत करता हूं आपका ऑटोमन्स वर्सेस वेस्ट के सेकंड एपिसोड में। इस एपिसोड में हम यही सारी डिटेल्स जानेंगे। दोस्तों सुल्तान महमद फातेह ने कॉन्स्टेंटिनोपल को फतह करके सालों पुराने ग्रीक और रोमन एम्पायर को ख़त्म करके ऑटोमन एम्पायर को रोमन साम्राज्य का अगला वारिस घोषित कर दिया था और उसके बाद लगभग पूरे ग्रीस को फतह कर लिया था। ऑटोमन एम्पायर में मौजूद सारे ग्रीक लोग अपने आप को रोमन्स कहलाते थे और ये लोग पूरे ऑटोमन एम्पायर में ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी के अंडर में थे। ऑटोमन एम्पायर बस आयनिन आइलैंड और मानी पेनिनसुला को फतह नहीं कर पाया था। और दोस्तों आयनिन आइलैंड और मानी पेनिनसुला यही वो जगह थी जहां से ऑटोमन एम्पायर और ग्रीस के बीच जंग की शुरुआत होनी थी। 15वीं सेंचुरी से ही आयनिन आइलैंड और मानी पेनिनसुला में सल्तनत उस्मानिया के खिलाफ बगावत होती रहती थी, लेकिन सल्तनत उस्मानिया इनकी बगावत को बड़ी ही आसानी से कुचल देती थी। ऑटोमन एम्पायर में मौजूद सभी लोगों को अपने मुताबिक अपने रिलीजन को फॉलो करने की इजाज़त थी, स्पेशली क्रिश्चियंस को अपने रिलीजन और अपने रिलीजन में मौजूद सारे कानूनों को अपने अकॉर्डिंग फॉलो करने की इजाज़त थी। ऑटोमन एम्पायर में मौजूद सारे क्रिश्चियंस कॉन्स्टेंटिनोपल में मौजूद ऑर्थोडॉक्स चर्च के अंडर में थे और यही ऑर्थोडॉक्स चर्च ऑटोमन एम्पायर में मौजूद सारे क्रिश्चियंस को कंट्रोल करती थी। और दोस्तों इसी रिलीजियस फ्रीडम की वजह से ऑटोमन एम्पायर में मौजूद ऑर्थोडॉक्स चर्चेस की पावर बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। इसके अलावा ऑटोमन एम्पायर में मौजूद ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस ने काफ़ी तरक्की की, स्पेशली ग्रीक मर्चेंट्स और लैंड ओनर्स। और इनमें से एक ग्रीक मर्चेंट फिनेरियोट्स फैमिली ने इतनी तरक्की की कि वो पूरे मेडिटेरेनियन रीजन में सबसे ज़्यादा अमीर बन गए थे। और कॉन्स्टेंटिनोपल में फिनेरियोट्स फैमिली की एक अलग ही पोजीशन थी और ये फैमिली ऑटोमन एम्पायर को काफ़ी हद तक कंट्रोल करती थी। फिनेरियोट्स फैमिली को सुल्तान महमूद सेकंड ने वलाकिया और माल्डोविया दे रखे थे और ये सुल्तान के अंडर में इन इलाकों को चला रहे थे। दोस्तों ऑटोमन एम्पायर की इसी आज़ादी का ग्रीक कम्युनिटी और क्रिश्चियन नाजायज़ फ़ायदा उठाते थे और ऑटोमन एम्पायर पर हमला करने का कोई मौका ना छोड़ते थे। और इनमें से सबसे ज़्यादा खतरनाक थे क्लेप्स। दोस्तों क्लेप्स ग्रीक बागी थे जिनको छापामार हमलों और गोरिल्ला वॉरफेयर में महारत हासिल थी। ये उस्मानी फौज पर हमला करते और पहाड़ों में जाकर छुप जाते। क्लेप्स से लड़ने के लिए ऑटोमन्स दूसरे ग्रीक बागी ग्रुप आर्माटोलूस को हायर कर लेते और आर्माटोलूस उस्मानी फौज के साथ मिलकर क्लेप्स से लड़ते। दोस्तों क्लेप्स और आर्माटोलूस ये दोनों वॉरियर ग्रुप एक तरह के चोर, लुटेरे और डाकू थे जो पैसों और अपने फायदे के लिए कुछ भी कर सकते थे। इतनी बार क्लेप्स और आर्माटोलूस सिर्फ अपने फायदे के लिए अपनी वफादारी बदल लेते। क्लेप्स आर्माटोलूस बन जाते और आर्माटोलूस क्लेप्स बन जाते। दोस्तों ये दोनों वॉरियर ग्रुप थे तो ग्रीक ही, तो इन लोगों को पहचानना लगभग नामुमकिन होता था कि कौन क्लेप्स है और कौन आर्माटोलूस। एक और ग्रुप था जो ऑटोमन एम्पायर पर हमला करने का कोई मौका ना छोड़ता था और ये ग्रुप था मैनियोट्स का। दोस्तों मैनियोट्स का ये ग्रुप ग्रीक बागियों में सबसे ज़्यादा खतरनाक था और ये मानी पेनिनसुला में रहता था और ये पानी के रास्ते से किसी भी उस्मानी जहाज़ को गुजरने नहीं देता था। दोस्तों क्लेप्स, आर्माटोलूस, मानियोट्स ये 3 ऐसे ग्रुप थे जिन्होंने ऑटोमन एम्पायर की कभी हुकूमत कबूल नहीं की और ऑटोमन एम्पायर पर हमला करने का कोई मौका ना छोड़ते थे। और ये तीनों ग्रुप्स आपस में भी लड़ते रहते थे। और दोस्तों यूरोपियन पावर्स ये बात अच्छे से जानती थी कि अगर ऑटोमन एम्पायर को ख़त्म करना है तो इन तीनों ग्रुप्स को एक करना होगा और इन्होंने इन तीनों ग्रुप्स को एक किया भी। लेकिन कैसे, ये अभी हम कुछ देर में देखेंगे। दोस्तों इन सारी यूरोपियन पावर्स में रशियन एम्पायर सल्तनत उस्मानिया के लिए सबसे बड़ा खतरा साबित हुई। 1710 में रशियन जार पीटर वन ने एक प्लान बनाया। इस प्लान के अकॉर्डिंग जब ऑटोमन एम्पायर कमज़ोर होगा तब हम ऑटोमन एम्पायर को ख़त्म करके बिजेंटाइन एम्पायर को दोबारा खड़ा करेंगे और कॉन्स्टेंटिनोपल को मुसलमानों से छीनकर दोबारा बिजेंटाइन एम्पायर का हिस्सा बना देंगे।
दोस्तों इस प्लान को पूरा करने के लिए रशियन जार पीटर वन ने पूरे ऑटोमन एम्पायर में अपने एजेंट्स भेजना शुरू किए कि जाओ पूरे ऑटोमन एम्पायर में मौजूद सारे ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस और ग्रीक कम्युनिटी को ऑटोमन एम्पायर के खिलाफ बगावत करने के लिए तैयार करो। 1711 में रशियन जार पीटर वन ने सारे क्रिश्चियंस और ग्रीक कम्युनिटी के लिए एक स्पीच दी और उसने कहा, ए मेरी ईसाई कौम और मेरे ग्रीक भाइयों, अब वक्त आ गया है अपने वतन और अपने मजहब के लिए लड़ने का। पीटर वन के बाद 1762 में कैथरीन सेकंड ने ग्रीक लोगों को ऑटोमन एम्पायर से आज़ाद करने के लिए वादा किया और अपने एजेंट्स के जरिए पेलोपोनीस में बगावत करवा दी। दोस्तों इस बगावत को ऑटोमन एम्पायर ने बड़ी ही आसानी से कुचल दिया था। पर दोस्तों इसी बगावत ने ग्रीक नेशनल मूवमेंट की नींव रखी और इसी के साथ ग्रीक रिवॉल्यूशन की शुरुआत हुई और ऑटोमन एम्पायर और ग्रीक्स के बीच एक ऐसी जंग की शुरुआत हुई जो आज भी जारी है। दोस्तों इन ग्रीक रेवोल्यूशन की ताकत तब और बढ़ गई जब कैथरीन सेकंड ने ऑटोमन एम्पायर को ट्रीटी ऑफ कुचुक किनर्चा साइन करने पर मजबूर किया। इस ट्रीटी में रशियन एम्पायर ने इस्तानबुल के अंदर एक ऑर्थोडॉक्स चर्च बनाने की इजाज़त ली और रशियन एम्पायर सारी ग्रीक कम्युनिटी और ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस का प्रोटेक्टर बन गया और इस तरह से रशियन एम्पायर ने सारे ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस और ग्रीक कम्युनिटी का कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया। दोस्तों बल्कान रीजन में जो ऑटोमन एम्पायर का खात्मा हुआ, इन सारी सिचुएशंस को आप उसका पहला स्टेप समझ सकते हो। दोस्तों रशियन एम्पायर सारी यूरोपियन पावर्स में सबसे ज़्यादा खतरनाक और ऑटोमन एम्पायर से नफरत करता था और ऑटोमन एम्पायर पर हमला करने का कोई मौका ना छोड़ता था। रशियन एम्पायर और ऑटोमन एम्पायर की दुश्मनी सालों पुरानी थी और सदियों से चली आ रही थी। रशियो टर्किश वॉर की कंप्लीट डिटेल फ्रॉम बिगिनिंग टिल एंड अगर आप जानने में इंटरेस्टेड हैं तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। रशियन बॉर्डर के पास एक छोटे से शहर ओडेसा में एक सीक्रेट सोसाइटी फिलिकी एट्रा की नींव रखी गई। इस सीक्रेट सोसाइटी को हम सोसाइटी ऑफ फ्रेंड्स के नाम से भी जानते हैं। ओडेसा का ये बहुत ही खूबसूरत शहर आज के वक्त में यूक्रेन में मौजूद है। दोस्तों उस वक्त में रशिया ओडेसा शहर में सारे ग्रीक लोगों को ऑटोमन एम्पायर के खिलाफ तैयार करता था और ये शहर रशियन एम्पायर की प्रोटेक्शन में था। दोस्तों इस सीक्रेट सोसाइटी को ऑटोमन एम्पायर को ख़त्म करने के लिए बनाया गया था और इस सीक्रेट सोसाइटी का मेन ऑब्जेक्टिव पूरे ऑटोमन एम्पायर में बगावत करके बिजेंटाइन एम्पायर को दोबारा खड़ा करने का था। इस सीक्रेट सोसाइटी को निकोलस, ज़ांथोस और सक्लोव इन तीनों ने रशियन एम्पायर के साथ मिलकर बनाया। इस सीक्रेट सोसाइटी को ग्रीक, क्रिश्चियन और पूरे वेस्टर्न वर्ल्ड से मदद मिलने लगी और इनके साथ क्लेप्स, आर्माटोलूस और मानियोट्स भी आकर शामिल होने लगे, तो इनके पास एक तरह की अनऑर्गेनाइज्ड आर्मी भी आ गई। दोस्तों इस अनऑर्गेनाइज्ड आर्मी को बस एक कमांडर की जरूरत थी और ये फौज तैयार हो जाती ऑटोमन एम्पायर को खत्म करने के लिए। इस सीक्रेट सोसाइटी की कमांड रशिया के बहुत ही खतरनाक और निर्दयी कमांडर अलेक्जेंडर यिप्सिलांतिस ने संभाल ली। दोस्तों यिप्सिलांतिस रशियन आर्मी में एक हाई रैंक जनरल था और इसको यूरोपियन स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग एक मॉडर्न फौज बनाना आती थी। इसके अलावा यिप्सिलांतिस फेनेरियोट्स ग्रुप का एक बहुत ही अमीर मेंबर था। अब यिप्सिलांतिस अपनी फौज के साथ ऑटोमन एम्पायर पर हमला करने का इंतजार करने लगा। एक तरफ ऑटोमन एम्पायर की पर्शियन एम्पायर के साथ जंग शुरू हो चुकी थी और दूसरी तरफ यूफ्रेटिस में एक अल्बानियन गवर्नर अली पाशा ने ऑटोमन एम्पायर के खिलाफ बगावत कर दी थी। अब यिप्सिलांतिस ने ऑटोमन एम्पायर के इस सिचुएशन का फायदा उठाते हुए प्लान बनाया कि वो 1821 के लास्ट में ऑटोमन एम्पायर के खिलाफ बगावत करवाएगा और सारी क्रिश्चियन और ग्रीक कम्युनिटी एक साथ मिलकर ऑटोमन एम्पायर पर हमला करेगी और खुद यिप्सिलांतिस अपनी फौज के साथ ऑटोमन एम्पायर पर हमला करता और जितना हो सके उतने ऑटोमन एम्पायर के इलाकों पर कब्जा कर लेता। दोस्तों इस सीक्रेट सोसाइटी फिलिकी एट्रा का सिर्फ एक ही मकसद था, ऑटोमन एम्पायर को खत्म करके कॉन्स्टेंटिनोपल पर कब्जा करना और बिजेंटीन एम्पायर को दोबारा जिंदा करना। ऑटोमन एम्पायर की पर्शियन एम्पायर के साथ जंग और यूफ्रेटिस में बगावत की वजह से ऐसा लग रहा था कि फिलिकी एट्रा का यह मकसद बहुत ही आसानी से पूरा हो जाएगा। लेकिन दोस्तों ऑटोमन एम्पायर भले ही अब कमजोर हो चुका था, लेकिन किसी वक्त में ऑटोमन एम्पायर यूरोप की एक सुपर पावर था और ऑटोमन एम्पायर में जासूसों का एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग नेटवर्क था और इन जासूसों ने फिलिकी एट्रा का एक एजेंट पकड़ लिया और फिलिकी एट्रा के इस एजेंट ने यिप्सिलांतिस के सारे प्लान ऑटोमन एम्पायर को बता दिए। जब यिप्सिलांतिस को अपने प्लान्स लीक होने का पता चला तो यिप्सिलांतिस ने डिसाइड किया कि अब ये वॉर अभी स्टार्ट करनी होगी और 1821 के स्टार्टिंग में ही यिप्सिलांतिस ने ऑटोमन वलाकिया पर हमला कर दिया और बैटल ऑफ ड्रैगेसनी लड़ी गई यिप्सिलांतिस और ऑटोमन एम्पायर के कारा अहमद पाशा के बीच। दोस्तों ये ग्रीक्स और ऑटोमन्स के बीच पहली जंग थी। इस जंग में कारा अहमद पाशा ने अपनी 2000 की कैवलरी के साथ हमला किया था, वहीं यिप्सिलांतिस की फौज 7500 के करीब होगी। दोस्तों जब यिप्सिलांतिस और उस्मानी फौज के बीच जंग की शुरुआत हुई तो कारा अहमद पाशा ने अपने 2000 के लश्कर को जंग के मैदान से धीरे धीरे पीछे हटने के ऑर्डर्स दिए।
दोस्तों ये एक तरह की स्ट्रेटेजी होती है जिसमें जंग के मैदान से धीरे धीरे पीछे हटा जाता है और दुश्मन को ऐसा लगता है कि ये लोग जंग के मैदान से भाग रहे हैं और वो केयरलेसली इन पर हमला कर देता है और भागने वाली फौज इस मौके का फायदा उठाकर पलटकर इन पर चारों तरफ से हमला कर देती है। दोस्तों इस स्ट्रेटेजी को हम फेंट रिट्रीट बैटल टैक्टिक के नाम से जानते हैं। दोस्तों यिप्सिलांतिस के 2 जनरल्स को ऐसा लगा कि उस्मानी फौज जंग के मैदान से भाग रही है और उन्होंने अपनी बाकी फौज के साथ हमला कर दिया। इस मौके का फायदा उठाकर कारा अहमद पाशा ने पीछे मुड़कर अपनी फौज से दोबारा हमला कर दिया। दोस्तों कारा अहमद पाशा की ये कैवलरी ऑटोमन एम्पायर की कुछ बहुत ही मजबूत और खतरनाक फौजी यूनिट्स में से एक थी। कारा अहमद पाशा के इस हमले ने यिप्सिलांतिस की फौज में भगदड़ मचा दी और यिप्सिलांतिस की यह फौज जंग के मैदान में इधर से उधर भागने लगी। दोस्तों यिप्सिलांतिस को यह उम्मीद थी कि जैसे ही यिप्सिलांतिस ऑटोमन एम्पायर पर हमला करेगा तो उसी के साथ पीछे से रशियन आर्मी भी ऑटोमन एम्पायर पर हमला कर देगी और यिप्सिलांतिस और रशियन फौज साथ मिलकर ऑटोमन एम्पायर को खत्म कर देंगे। दोस्तों यिप्सिलांतिस रशियन जार अलेक्जेंडर वन के काफी करीब लोगों में से एक था, तो उसका ऐसा सोचना जाहिर था। हाँ, एक पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि रशियन जार अलेक्जेंडर वन ने यिप्सिलांतिस को अपनी फौज के साथ ऑटोमन एम्पायर पर हमला करने के ऑर्डर्स दिए हो और यिप्सिलांतिस से कहा हो कि पहले तुम ऑटोमन एम्पायर पर हमला कर दो और तुम्हारे पीछे से मैं रशियन फौज के साथ हमला कर दूंगा। क्योंकि दोस्तों यिप्सिलांतिस और फिलिकी एट्रा ये सारे ग्रुप्स थे तो रशियन एम्पायर के ही कंट्रोल में, लेकिन दोस्तों रशियन फौज ने यिप्सिलांतिस के पीछे से कभी हमला ही नहीं किया। दोस्तों रशियंस और यूरोपियंस को सिर्फ अपना फायदा दिखता था, इसके अलावा कुछ नहीं। इस जंग में यिप्सिलांतिस के 500 के करीब फौजी मारे गए, वहीं 1000 के करीब फौजियों को कारा अहमद पाशा ने गिरफ्तार कर लिया था। यिप्सिलांतिस इस जंग में बड़ी ही मुश्किल से अपने बचे हुए फौजियों के साथ ऑस्ट्रिया को भागने में कामयाब हुआ। ऑस्ट्रिया में पहुंचने के बाद यिप्सिलांतिस ने घोषणा कर दी कि ऑस्ट्रिया ने ऑटोमन एम्पायर के खिलाफ वॉर डिक्लेयर कर दी है। इसके अलावा यिप्सिलांतिस ऑस्ट्रिया के कमांडर इन चीफ के साथ साजिश करते हुए पकड़ा गया, जिसके बाद ऑस्ट्रिया ने यिप्सिलांतिस को जेल में बंद कर दिया था। कहने को तो यिप्सिलांतिस इस जंग में हार गया था, पर ग्रीस में स्पेशली पेलोपोनीस में आर्च बिशप ने क्रिश्चियन बैनर अपने हाथ में उठाया और सारे क्रिश्चियंस को ऑटोमन एम्पायर के खिलाफ एक होने के लिए कहा। दोस्तों इसके बाद पूरे ऑटोमन एम्पायर में बगावतें शुरू हो गई और इस तरह से ग्रीस और ऑटोमन एम्पायर के बीच ऑफिशियल जंग की शुरुआत हो गई। 1821 में ग्रीक के पास कोई रेगुलर आर्मी नहीं थी, बस कुछ बागी लुटेरे ग्रुप्स थे जैसे कि क्लेप्स, आर्माटोलूस और मानियोड्स, और ये ग्रुप्स भी आपस में ही लड़ते रहते थे। अब पूरे ग्रीक और इन ग्रुप्स को एकजुट करने के लिए 3 ऐसे कमांडर आए जिन्होंने ऑटोमन एम्पायर और ग्रीक्स के बीच इस वॉर को एक अलग ही लेवल पर पहुंचा दिया। और इन्हीं कमांडरों में से एक कमांडर था मानी पेनिनसुला का बे पेट्रोस मैक्रोमिकैलिस। दोस्तों मैक्रोमिकैलिस का पूरा इतिहास ही ऑटोमन एम्पायर से लड़ते हुए गुजरा था। मैक्रोमिकैलिस के बाप दादा सब ऑटोमन एम्पायर पर हमला करने का कोई मौका ना छोड़ते थे। दोस्तों पेट्रोमिकैलिस को नेवल वॉरफेयर यानी समुद्री जंगों में महारत हासिल थी। और दूसरा कमांडर था थियोडोरस कोलेकोट्रोनिस। दोस्तों थियोडोरस एक एक्सपीरियंस मिलिट्री कमांडर था जिसको एक मॉडर्न यूरोपियन फौज बनाना और स्पेशली लीड करना आता था। और थियोडोरस ये बात अच्छे से जानता था कि इन मॉडर्न यूरोपियन फौज को किस तरीके से उस्मानी फौज के खिलाफ इस्तेमाल करना है। आप थियोडोरस के मिलिट्री जीनियस होने का अंदाजा इस बात से लगा सकते हो कि थियोडोरस ने ऑटोमन एम्पायर के खिलाफ रशियो टर्किश वॉर भी लड़ी थी। इसके अलावा थियोडोरस नेपोलियन के खिलाफ नेपोलियनिक वॉर्स में भी लड़ा था। थियोडोरस को उस्मानी फौज से लड़ने का बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। इसके अलावा थियोडोरस को उस्मानी फौज की एक एक कमजोरी और ताकत का पता था। थियोडोरस ने ऑटोमन एम्पायर के खिलाफ लगभग 15 बड़ी जंगें लड़ी। हम इन सारी जंगों को डिटेल्स में जानेंगे। और तीसरा कमांडर था दिमित्रियोस यिप्सिलांटिस। दोस्तों ये अलेक्जेंडर यिप्सिलांटिस का छोटा भाई था और ऑटोमन एम्पायर से अपने भाई की हार का बदला लेने के लिए बेताब था। दोस्तों दिमित्रियोस रशियन आर्मी में रह चुका था और इसको रशियन मिलिट्री के लड़ने के तरीके में महारत हासिल थी। अब ये तीनों साथ मिलकर ग्रीस को ऑटोमन एम्पायर के खिलाफ तैयार करने लगे। अब एक क्वेश्चन ये है कि ऑटोमन एम्पायर इन तीनों कमांडर्स का सामना कैसे करेगा। इन तीनों कमांडर्स ने 3 मार्च 1821 को पेलोपोनीस में एक रिवॉल्यूशन की शुरुआत की। इस रिवॉल्यूशन और इन बागियों के डर से सारे मुसलमान पेलोपोनीस के उस्मानी किलों में चले गए थे। ग्रीक रिवॉल्यूशनरीज सबसे पहले कलमाटा के इस शहर पर हमला करने के लिए प्लानिंग करने लगे। और दोस्तों कलमाटा के ही इस शहर से ग्रीको टर्किश वॉर की असल शुरुआत होनी थी और यहाँ पर ग्रीको टर्किश वॉर की पहली जंग लड़ी जानी थी। कलमाटा पर हमला करने के लिए थियोडोरस ने क्लेप्स, आर्माटोलूस, मानियोड्स को मिलाकर 3000 फौजियों का एक लश्कर तैयार कर लिया। वहीं कलमाटा की हिफाजत सुलेमान पाशा अपने 150 जंगजुओं के साथ कर रहे थे। अपने प्लान के अकॉर्डिंग थियोडोरस ने एक ग्रीक सिटीजन को सुलेमान पाशा के पास भेजा
कि तुम सुलेमान पाशा से जाकर कहना कि एक बागी ग्रुप कलमाटा पर हमला करने के लिए आ रहा है और ये बागी ग्रुप कलमाटा में लूट मार करके खून की नदियां बहा देगा और तुम्हारे 150 जंगजू कलमाटा की हिफाजत के लिए काफ़ी नहीं होंगे। तो आप एक काम कीजिए, पेट्रोस मैक्रो मिकेलिस से मदद मांगिए और मैक्रो मिकेलिस से कहिए कि वो अपने जंगजुओं के साथ कलमाटा की हिफाजत के लिए आ जाए, क्योंकि अब हमें पेट्रोस ही इन बागियों से बचा सकता है। सुलेमान पाशा ने पेट्रोस के पास एक मैसेंजर भेज दिया और उससे मदद के लिए कहा कि तुम अपने जंगजुओं के साथ इस शहर को लुटेरों से बचाने के लिए आ जाओ। तो पेट्रोस मैक्रो मिकेलिस ने अपने 150 जंगजू अपने बेटे इलियस मैक्रो मिकेलिस के साथ सुलेमान पाशा के पास भेज दिए। तो इलियस ने सुलेमान पाशा का भरोसा जीतने के बाद सुलेमान पाशा से कहा कि इतने लोग काफ़ी नहीं होंगे इस शहर की हिफाजत के लिए, क्या मैं अपने और जंगजुओं को बुला लूँ इस शहर की हिफाजत के लिए? तो सुलेमान पाशा ने कहा ठीक है। इसके बाद इलियस ने एक मैसेंजर अपने बाप पेट्रोस मैक्रो मिकेलिस और दूसरा मैसेंजर थियोडोरस के पास भेज दिया कि मेरे जंगजुओं ने शहर के अहम इलाकों पर कब्जा कर लिया है और मैंने सुलेमान पाशा का भी भरोसा जीत लिया है। दोस्तों, सुलेमान पाशा को थियोडोरस, मैक्रो मिकेलिस और पापा फिलेसिस के इस प्लान का पता ही नहीं था। दोस्तों, पापा फिलेसिस कलमाटा की ऑर्थोडॉक्स चर्च का पादरी था और इसको काफ़ी हद तक जंगी तालीम हासिल थी। इलियस के इस मैसेंजर के बाद थियोडोरस ने अपने 3000 जंगजुओं के साथ शहर को घेर लिया। वहीं इलियस ने अपने जंगजुओं और ग्रीक अवाम के साथ शहर में बगावत कर दी। दोस्तों, एक तरफ सुलेमान पाशा ने इन ग्रीक लोगों को लुटेरों से बचाने के लिए पेट्रोस से मदद मांगी, वहीं दूसरी तरफ इन लोगों ने सुलेमान पाशा को इतना बड़ा धोखा दिया। अब सुलेमान पाशा ने चारों तरफ से घिर जाने के बाद थियोडोरस से एक मुआहिदा किया कि तुम मुझे और मेरे लोगों को यहाँ से सुरक्षित जाने दो और बदले में मैं ये शहर तुम्हारे हवाले कर दूंगा। सुलेमान पाशा की इस डील के बाद ग्रीक बागियों ने कलमाटा पर कब्जा कर लिया और सुलेमान पाशा अपने लोगों के साथ ऑटोमन एम्पायर के दूसरे शहरों में चले गए। कलमाटा पर कब्जा करने के बाद थियोडोरस, मैक्रो मिकेलिस, इप्सिलांतिस, इन तीनों ने साथ मिलकर एक फौज तैयार कर ली। दोस्तों, ये फौज मॉडर्न यूरोपियन फौज के अकॉर्डिंग बनाई गई थी और ये फौज उस वक्त की कुछ एडवांस फौजों में से एक थी। इसके बाद सारी ग्रीक रिवॉल्यूशनरीज ने एक मीटिंग की और उस मीटिंग के बाद ग्रीस की पहली कॉन्स्टिट्यूशन बना ली गई और अब ये ग्रीक रिवॉल्यूशनरीज ऑटोमन एम्पायर पर हमला करने के लिए तैयार थे। दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरीके से इन ग्रीक बागियों ने ऑटोमन एम्पायर पर हमला किया और ऑटोमन एम्पायर ने इन ग्रीक बागियों के हमलों का किस तरीके से जवाब दिया। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज़।